हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज इस वीडियो में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, इसके अंदर होने वाले ओवेरियन चेंजेस के बारे में, यूट्राइन चेंजेस के बारे में और कौन कौन से हार्मोन्स इस साइकिल को रेगुलेट करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन द टॉपिक। तो अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखें तो द सीरीज ऑफ इवेंट्स that take place in the genital tract of a female of reproductive age usually at an interval of 28 days। इसका मतलब है कि फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में एट एन इंटरवल ऑफ 20 डेज के इंटरवल्स के अंदर बहुत से ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं, साइक्लिक फॉर्म में होते रहते हैं। कौन सी फीमेल में? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव एज को बिलोंग करती है। रिप्रोडक्टिव एज का मतलब है द एज ऑफ 15 से 45 ईयर्स, जिसमें फीमेल्स के अंदर क्षमता होती है टू रिप्रोड्यूस। बेसिकली ये जितने भी चेंजेस होते हैं इनका एक ही मकसद है, दैट इज टू मेक द रिप्रोडक्शन पॉसिबल। तो ये जो इवेंट्स हैं इनको हम ऑल टुगेदर मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। अगर हम इसका ड्यूरेशन देखेंगे तो एवरेज ड्यूरेशन इसका 28 डेज है, लेकिन इट कैन वेरी फ्रॉम 20 to 35 डेज। कहने का मतलब है कुछ फीमेल्स हैं जिसके अंदर 20 डेज की साइकिल होगी, कुछ फीमेल्स हैं किसके अंदर 35 डेज की साइकिल होगी। लेकिन अगर हम एवरेज देखेंगे तो एवरेज 28 डेज के अंदर ये जो इवेंट्स हैं ये अपने आप को रिपीट करते हैं। अब जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं तो कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, एंड दैट इज मीनार्की एंड मीनोपॉज। मीनार्की का मतलब होता है कमेंसमेंट एंड स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जब भी फीमेल प्यूबर्टी की एज को बिलोंग करती है, यानी कि जब वो प्यूबर्टी पे आती है, 12 से 15 ईयर्स की जो एज है, जब फीमेल के अंदर जो सेक्सुअल ग्लैंड्स हैं वो डेवलप होने लगती हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आने लगते हैं, तो ये जो साइकिल है इसकी शुरुआत होती है। और मीनोपॉज का मतलब है परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट एन एज ऑफ 45 से 50 ईयर्स। तो जब फीमेल 45 से 50 ईयर्स की एज पर आती है तो जो ओवरीज हैं उसके जो फंक्शंस हैं धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये परमानेंट तरीके से ये सीज हो जाती है, ये बंद हो जाती है। इस एज को हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज मीनोपॉज, दैट इज द सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अब कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिसमें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होती है, एंड दैट इज अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन, है ना। हम ये नहीं बोल सकते कि वो बीमारी है, बट देयर इज अ फिजियोलॉजिकल एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कब? मीनार्की के पहले, यानी कि 12 से 15 ईयर्स के पहले ये साइकिल नहीं होगी। प्रेगनेंसी के समय ये साइकिल नहीं होगी, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय ऑलरेडी यूट्रस इज कैरिंग अ फीटस और उसकी ग्रोथ होनी है। लैक्टेशन के समय जब जो मदर है पोस्ट डिलीवरी बेबी को फीड करती है, तब ये साइकिल एब्सेंट होती है, और मीनोपॉज के बाद भी ये साइकिल एब्सेंट होती है। ठीक है। अब अगर हम स्टेजेस देखें मेंस्ट्रुअल साइकिल के, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो स्टेजेस हैं बेसिकली इसके अंदर दो साइकिल्स चलती हैं, और जो दोनों साइकिल्स हैं या जो दोनों इवेंट्स हैं आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, और एक तरीके से हार्मोनियस वे में ये जो दोनों इवेंट्स हैं ये चलते रहते हैं। तो जो इवेंट्स ओवरी के अंदर होते हैं उनको हम बोलते हैं ओवेरियन साइकिल, और कुछ चेंजेस यूट्रस के अंदर, एंड स्पेसिफिकली यूट्रस के अंदर कहाँ? एंडोमेट्रियम में, वहां पर होते हैं, उनको हम यूट्राइन या फिर एंडोमेट्रियल साइकिल बोलते हैं। तो अब अगर हम ओवेरियन साइकिल देखें तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम ओवेरियन साइकिल को पढ़ेंगे और फिर हम यूट्राइन साइकिल को पढ़ेंगे। तो ओवेरियन साइकिल के अंदर 3 फेजेस होते हैं और यूट्राइन साइकिल के अंदर भी 3 फेजेस होते हैं। द फेजेस इन द ओवेरियन साइकिल आर, पहला है फॉलिकुलर फेज, दूसरा है ओव्यूलेशन और तीसरा है लूटियल फेज। इसी तरीके से यूट्राइन साइकिल के अंदर जो पहला फेज है दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड इज प्रोलिफरेटिव एंड थर्ड इज सेक्रेटरी फेज। ऑफ कोर्स इट इज अ साइकिल, तो जो इवेंट्स हैं एक के बाद एक ये रिपीट होते रहते हैं। तो अब हम पहले ओवेरियन साइकिल को डिस्कस करेंगे। अब ये जो ओवेरियन साइकिल है तो ऑफ कोर्स ये कहाँ होगी? इट विल टेक प्लेस इन द ओवरी। ओवरी के अंदर ओवेरियन साइकिल होती है। तो थोड़ा सा हम ओवरी को देख लें कि ओवरी में एक्चुअली में होता क्या है। तो ओवरी की अगर हम हिस्टोलॉजी देखें, तो ओवरी की अगर लेयर्स को हम देखें, तो जो पहली लेयर ओवरी की विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ओवरी, इसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। ये जो पर्पल कलर की आपको लेयर दिखाई दे रही है, दिस इज नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम। आउटरमोस्ट लेयर है और ये सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स से बनी होती है। इट इज अ सिंगल लेयर मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स। दूसरी इसके जो अंदर वाली लेयर है, द नेक्स्ट लेयर इनसाइड जर्मिनल एपिथेलियम, दिस वन
दिस इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और ये कंडेंस्ड फाइब्रस टिश्यू लेयर होती है, ठीक है। अब इसके बाद में ये वाला जो भाग है, ये बाहर वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और ये जो अंदर वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम मेडुला बोलते हैं, या यू कैन ऑल्सो कॉल इट ओवेरियन कॉर्टेक्स एंड ओवेरियन मेडुला। तो कॉर्टेक्स में हम देखेंगे, कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है, ओवेरियन स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है एंड न्यूमरस फॉलिकल्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पर बहुत सारे जो फॉलिकल्स हैं वो अलग अलग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में प्रेजेंट होते हैं। मेडुला में हम देखेंगे तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसको हम मेडुला बोलते हैं एंड इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स। आप डायग्राम में देखें, यहाँ पे ब्लड वेसल्स आपको दिखाई दे रही हैं, नर्व फाइबर्स भी होते हैं, लिम्फेटिक्स भी यहीं पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये जो ब्लड वेसल्स है कहाँ से एंट्री करती हैं, दे एंटर द हाइलम थ्रू मीजोवेरियम। तो ये एक तरीके से नरिशमेंट और न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करने का काम करती हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट ओवेरियन साइकिल। तो ओवेरियन साइकिल के अंदर जो इवेंट्स ओवरी के अंदर होते हैं वो ओवेरियन साइकिल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। 3 फेजेस इसके अंदर आती हैं। पहला फॉलिक्यूलर फेज जो कि 5th डे ऑफ साइकिल से 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल तक होता है। दूसरा है ओव्यूलेशन जो कि 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे होता है, यानी कि अगर 0 से लेकर 28 डेज की साइकिल है तो जो 14th डे है दैट विल बी द डे व्हेन द ओव्यूलेशन विल अकर। और तीसरा है लूटियल फेज जो कि 15th से लेके 28th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अब ये जो फेजेस हैं इनको बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो कि रेगुलेट करते हैं। दोनों ही हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं एंड दे आर गोनाडोट्रोफिन्स, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकुलर फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन और जो लूटियल फेज है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे फॉलिकुलर फेज के बारे में। तो फॉलिकुलर फेज में हम देखेंगे द कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी शोज न्यूमरस फॉलिकल्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बट ओनली वन ऑफ देम मैच्योर एंड प्रोड्यूस ओवम। अब ओवरी का ये जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है यहाँ पे बहुत सारे जो फॉलिकल्स हैं ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में होते हैं। देखें आप, ये वाले छोटे वाले फॉलिकल हैं और धीरे धीरे ये जो फॉलिकल्स हैं ये मैच्योर हो रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही फॉलिकल होता है जो कि पूरी तरीके से मैच्योर हो पाता है और ओवम को प्रोड्यूस कर पाता है। तो स्टार्टिंग के जो फॉलिकल्स हैं इनको हम बोलते हैं प्रीमोर्डियल फॉलिकल। ये जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल है इट कैरीज अ प्राइमरी oocyte, इसके अंदर प्राइमरी oocyte होता है एंड इट इज कवर्ड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर एपिथेलियम, है ना। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स इसको कवर करके रखती है। अब ये जो फॉलिकल है ये थोड़ा सा बड़ा होता है और इस फॉलिकल को अब हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। देयर इज इंक्रीज इन साइज एंड प्रोलिफरेशन ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स। फॉलिकल का साइज थोड़ा सा बढ़ता है, प्राइमरी oocyte अंदर ही है और इसके अंदर जो ग्रैनुलोसा के सेल्स हैं वो डेवलप होने लगते हैं, वो प्रोलिफरेट होने लगते हैं। ये और बड़ा होता है तो ये बनाता है सेकेंडरी फॉलिकल। अगेन देयर इज इंक्रीज इन साइज इन द सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल्स हैं ये और बड़े होते हैं और अब हम इनको बोलते हैं वेसिकुलर फॉलिकल। तो वेसिकुलर फॉलिकल को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देयर इज मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकुलर कैविटी एंड जोना पेलुसिडा। तो अब ये वाले जो सेल्स हैं आपस में और प्रोलिफरेट करते हैं और एक लेयर बनाते हैं जिसको हम मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा बोलते हैं। यहाँ पर एक फॉलिकुलर कैविटी डेवलप होती है जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं एंट्रम फॉलिकुलाई या फिर लाइकर फॉलिकुलाई। यहाँ पर एक ग्लिसनिंग मेम्ब्रेन इस प्राइमरी oocyte को कवर करती है जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। अब ये फॉलिकल और मेच्योर होता है एंड नाउ इट बिकम्स अ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल इट इज अ मेच्योर फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या होगा, साइज और बढ़ गया फॉलिकल का, लार्ज फॉलिकुलर कैविटी विद लाइकर फॉलिकुलाई। ये जो कैविटी है इसका भी साइज बढ़ गया और इसके अंदर का जो फ्लूइड है इस कैविटी के अंदर इसको हम एंट्रम फॉलिकुलाई बोलते हैं। देयर इज अ थिक जोना पेलुसिडा। जो मेम्ब्रेन यहाँ थी वो मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी और थिक हो जाएगी। प्रोमिनेंट क्यूमुलस ओफोरस, इस जोना पेलुसिडा के अराउंड कुछ सेल्स इसको सराउंड करते हैं जिनको हम बोलते हैं क्यूमुलस ओफोरस एंड देयर इज थीका फॉलिकुलाई। ये जो ओवेरियन स्ट्रोमा है इसके सेल्स आपस में अपने आप को अरेंज करते हैं एंड दे फॉर्म अ लेयर जिसको हम बोलते हैं थीका फॉलिकुलाई। और ये जो थीका फॉलिकुलाई है इसके अंदर बेसिकली 2 लेयर होती हैं, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना।
तो ये वाली जो लेयर है, ये वाली है इंटरना, और ये जो बाहर वाली लेयर है, दिस इज द थीका एक्सटर्ना। थीका इंटरना इनर वास्कुलर लेयर है क्योंकि इट इज रिच इन ब्लड सप्लाई, और जो थीका एक्सटर्ना है, इट इज अ आउटर फाइब्रस लेयर जो कि एक तरीके से सेल को थिकनेस प्रोवाइड करने का काम करती है। नेक्स्ट इज ओव्यूलेशन फेज, जो कि 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पर होता है। तो अब यह फॉलिकल पूरी तरीके से मैच्योर हो गया है और 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा। ये जो ओव्यूलेशन है LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के इफेक्ट के अंदर होता है, एंड देयर इज LH सर्ज। ठीक ओव्यूलेशन होने के 24 आवर्स पहले एकदम से जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, इसका लेवल बढ़ जाता है, जिसको हम LH सर्ज बोलते हैं, और उसके बाद होता है ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन से हमारा क्या मतलब है? ओव्यूलेशन से हमारा मतलब है रप्चर ऑफ फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ ओवम इन द पेरिटोनियल कैविटी। अब ये फॉलिकल रप्चर होता है और रप्चर होकर इसका जो ओवम है ये निकलकर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आता है। यहाँ पर ये जो है प्राइमरी oocyte है, और जब ये ओव्यूलेशन हो जाता है तो यहाँ पे डिवीजन होता है, एंड नाउ इट बिकम्स अ सेकेंडरी oocyte। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया। इट इज टेकन अप बाय द फिम्ब्रिएटेड एंड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अब ये जो ओवम बाहर निकला है, ये अकेला नहीं निकलता, इसके आसपास में आप देखें देयर इज जोना पेलुसिडा, और जो कुछ सेल्स हैं इसको ये अभी भी सराउंड करते हैं, इनको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। दीज आर बेसिकली द क्यूमुलस ऊफोरस सेल्स, है ना। जब ये अंदर थे इनको हम क्यूमुलस ऊफोरस बोल रहे थे, जब ये ओव्यूलेट होके बाहर आ गए हैं, नाउ द टर्म इज चेंज, नाउ वी कॉल देम एज कोरोना रेडिएटा। तो अब ये ओवम जब ये बाहर आ गया है, इट इज टेकन अप बाय द फिम्ब्रिएटेड एंड ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो जो फैलोपियन ट्यूब की फिम्ब्रिएटेड एंड्स हैं उसके द्वारा ये कैप्चर कर लिया जाता है। अब ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये ओवम ट्रैवल करता है, एंड इन केस अगर इसको स्पर्म्स मिल जाते हैं तो ओवम और स्पर्म आपस में फ्यूज होते हैं, दे फर्टिलाइज एंड फॉर्म अ जाइगोट, और जहां से प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। तो ओवम और स्पर्म्स जब आपस में फ्यूज होते हैं, दे फॉर्म अ जाइगोट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, जो कि फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला के अंदर होती है, और यहां से प्रेगनेंसी कंटिन्यू करती है। लेकिन अगर इसको स्पर्म्स नहीं मिले तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, और ये जो ओवम है ये डीजेनरेट हो जाता है, डेड हो जाता है, और मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ में ये बाहर आ जाता है ना। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे हमने ओव्यूलेशन की प्रोसेस को दिखाया है। तो ये रप्चर फॉलिकल है, फॉलिकल रप्चर हुआ, थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्लीडिंग होती है, और यहाँ से ये जो ओवम है ये निकलकर बाहर आ गया। अब यहाँ से ये यूट्रस के अंदर चला जाएगा। द थर्ड फेज इज द लुटियल फेज, जो कि 15 से 28th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे होती है। अब ये भी लुटिनाइजिंग हार्मोन के अंडर इफेक्ट ही होती है। रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस हेमरेजिका। अब ये जो फॉलिकल जब रप्चर हो गया है, रप्चर होने के बाद में ये जो फॉलिकल है इट फॉर्म्स कॉर्पस हेमरेजिका। हेमरेजिका इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग हियर। अब धीरे से लेटर इट इज कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस लुटियम। तो ये कॉर्पस हेमरेजिका कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है। कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, और ल्यूटियम का मतलब होता है येलो। इट इज बेसिकली येलो इन कलर। अब यहाँ पे भी इफ प्रेगनेंसी अकर, कॉर्पस ल्यूटियम ग्रो एंड प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन। इन केस प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये ग्रो करता जाता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट करता है, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन इन केस प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये जो है कॉर्पस ल्यूटियम इट डीजेनरेट एंड फॉर्म कॉर्पस एल्बिकन। तो ये अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये डीजेनरेट कर जाएगा और धीरे से ये कॉर्पस एल्बिकन को बनाता है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट यूट्राइन साइकिल। तो यूट्राइन साइकिल के अंदर भी 3 फेजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड सेक्रेटरी फेज। मेंस्ट्रुअल फेज 0 से 5th डे का होता है, प्रोलिफरेटिव फेज 5th से 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का होता है, और जो सेक्रेटरी फेज है ये 15th से 28th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का होता है। अब मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर बेसिकली देयर इज लैक ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल दोनों का ही जो लेवल है ये कम होता है, जिसके इफेक्ट के अंदर ये जो फेज होता है। ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड एंड कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट। सुपरफिशियल 2/3 लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम इज शेड। Arteries undergo necrosis and pour menstrual blood in the uterine cavity. अब यहाँ पर अब एक डायग्राम देखें तो ये जो डायग्राम है बेसिकली 3 चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओवेरियन चेंजेस, ओवेरियन साइकिल
एंडोमेट्रियल चेंजेस, एंडोमेट्रियल साइकिल एंड हार्मोनल कंट्रोल। तो ओवरी के अंदर के हमने चेंजेस देखे। यहाँ पर आप देखिए, दिस इज द फॉलिकुलर फेज। तो यहाँ पे जो फॉलिकल्स हैं ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे हैं। 14th डे पे देयर इज अकरिंग द ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन के जो बाद की जो फेज है दैट इज लूटियल फेज, जिसमें कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन हो रहा है। अब अगर हम इस एंडोमेट्रियल साइकिल की बात करें तो जो पहला फेज है दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर स्टार्टिंग में देयर इज अ लेयर एट द बेस, जिसको हम स्ट्रैटम बेसल लेयर बोलते हैं। एंडोमेट्रियम की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, स्ट्रैटम बेसल होती है, ये कभी भी शेड नहीं होती, ये हमेशा एज इट इज रहती है। जैसे जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोलिफरेटिव फेज आता है, एंडोमेट्रियम की ये जो थिकनेस है ये बढ़ती जाती है, और ये जो नई एंडोमेट्रियम बनी है इसको हम बोलते हैं स्ट्रैटम फंक्शनलिस। तो ये जो फंक्शनलिस लेयर है इट इज शेड ऑफ। और ये जो आर्टरीज हैं, इन आर्टरीज के अंदर भी इस्चेमिया होने लगता है, नेक्रोसिस होने लगती है, डेथ होने लगती है। तो ये भी जो अपने ब्लड को यूट्राइन कैविटी के अंदर पोर करती हैं, विच कम्स आउट एज मेंस्ट्रुअल ब्लड। तो अगर हम मेंस्ट्रुअल ब्लड को देखें तो मेंस्ट्रुअल ब्लड के अंदर होता क्या है, बेसिकली 35 ml तो उसके अंदर ब्लड होता है। 35 ml इट कंटेन द सीरस फ्लूइड। देन उसके अंदर स्ट्राइप्ड एंडोमेट्रियम होती है, ये जो एंडोमेट्रियम जो कि झड़ जाती है ये एंडोमेट्रियम होती है। देन अनफर्टिलाइज्ड ओवम, जो ओवम फर्टिलाइज नहीं हो पाया है, अगर फर्टिलाइज होगा तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, फर्टिलाइज नहीं होगा तो इट कम्स आउट विद द मेंस्ट्रुअल ब्लड, और इसके साथ में इसके अंदर होता है म्यूकस। ओके, अब ये जो प्रोलिफरेटिव फेज है ये 5th से लेके 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पर होती है, एंड इट इज ड्यू टू इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है। जब यूट्रस के अंदर प्रोलिफरेटिव फेज होती है तब ओवरी के अंदर फॉलिकुलर फेज और ओव्यूलेशन फेज होता है। अब ये स्टार्ट करती है व्हेन द एंडोमेट्रियम इज 1 मिलीमीटर थिक, यानी कि स्ट्रैटम बेसल लेयर। जब एंडोमेट्रियम हमारा सिर्फ बेसल लेयर है, इतना ही जब थिकनेस है इसकी 1 मिलीमीटर के लगभग, यहाँ से ये जो प्रोलिफरेटिव फेज की शुरुआत होती है। यहाँ पे आप देखें ये प्रोलिफरेटिव फेज शुरू हो गई है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की थिकनेस में लगातार क्या हो रही है, प्रोग्रेस, है ना। तो इस फेज में क्या होगा, एंडोमेट्रियम proliferate rapidly and reach thickness of 3 to 4 मिलीमीटर। लगभग 3 से 4 मिलीमीटर की ये जो थिकनेस है ये अक्वायर करता है, जिसको हम स्ट्रैटम फंक्शनलिस बोलते हैं। ठीक है, देन रीजेनरेट स्पाइनल एंड कॉइल्ड आर्टरीज। अब यहाँ पर बहुत सारी जो आर्टरीज आप देख रहे हैं ये भी आर्टरीज डेवलप होने लगती हैं। स्टार्टिंग में ये आर्टरीज स्ट्रेट होती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये जो आर्टरीज कॉइल होती हैं, और धीरे धीरे ये आर्टरीज इनके अंदर ये स्पाइरल भी होने लगती हैं। यूट्राइन ग्लैंड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड थिन सर्वाइकल म्यूकस प्रोडक्शन। अब यहाँ पर दीज आर यूट्राइन ग्लैंड्स, आप देख रहे हैं यूट्राइन ग्लैंड्स हैं। तो ये जो यूट्राइन ग्लैंड्स हैं ये नई नई यूट्राइन ग्लैंड्स बनने लगती हैं, और यहाँ पर बेसिकली जो सर्वाइकल म्यूकस है उसका भी सिक्रीशन यहाँ पर होने लगता है। अब जो सिक्रेटरी फेज है ये 5th से लेके 28th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे होता है, एंड इट इज ड्यू टू इंक्रीजिंग लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि इट कॉरस्पॉन्ड विद द लूटियल फेज ऑफ ओवेरियन साइकिल। ओवरी के अंदर लूटियल फेज चल रही होती है, और ये जो कॉर्पस लूटियम है ये प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता जाता है। इस फेज में क्या होगा, एंडोमेट्रियम की थिकनेस 5 से लेकर 6 मिलीमीटर तक बढ़ जाती है। यूट्राइन ग्लैंड्स म्यूकस को सिक्रेट करने लगती हैं, और भी फ्लूइड जिसके अंदर ग्लाइकोजन, लिपिड्स, प्रोटीन्स हैं ये सिक्रेट करती हैं। यूट्राइन ग्लैंड्स बहुत टॉर्शस हो जाती हैं, और स्पाइरल एंड कॉइल आर्टरीज आर बिकमिंग बिगर एंड बिगर। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देखें तो ये जो सिक्रेटरी फेज है इसके अंदर बेसिकली कौन से चार चेंजेस हो रहे हैं। एंडोमेट्रियम की थिकनेस और बढ़ गई, तो 5 से लेके 6 मिलीमीटर ये थिक हो जाती है। ये जो यूट्राइन ग्लैंड्स हैं ये टॉर्शस हो गई, टॉर्शस यानी कि इनके अंदर ये टेढ़ी मेढ़ी सी दिखने लगती हैं। ये जो यूट्राइन ग्लैंड्स हैं बिकॉज इट इज अ सिक्रेटरी फेज, तो यहाँ पर तो क्या हो रही थी, ग्लैंड्स बन रही थी। यहाँ पे ग्लैंड्स ने क्या कर दिया, यहाँ पे ग्लैंड्स ने अपना सिक्रीशन चालू कर दिया। क्या सिक्रेट करती हैं, म्यूकस को, और वो फ्लूइड जो कि एक तरीके से नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, और ये जो आर्टरीज हैं अब यहाँ पे ये और कैसी होती जा रही हैं, दीज आर्टरीज आर बिकमिंग मोर एंड मोर स्पाइरल एंड बिगर, है ना। तो ये आर्टरीज क्या हो गई, स्पाइरल एंड कॉइल्ड। All these changes are preparing the uterus for implantation. एंडोमेट्रियम की थिकनेस लगातार क्यों बढ़ी है, जिससे कि अगर
14th डे पर फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये जो थिक एंडोमेट्रियम है ये एक तरीके से जो ज़ायगोट है उसको इम्प्लांट करने में हेल्प करता है, और जो प्रेगनेंसी में होने वाले चेंजेस के लिए ये सहायक होता है, रिस्पॉन्सिबल, हेल्पफुल होता है। लेकिन इफ फर्टिलाइजेशन अगर तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, वेल एंड गुड। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अब फर्टिलाइज अगर नहीं होता तो ये जो है आगे जाके, बिकॉज इट इज अ साइकिल, तो सिक्रेटरी फेज आगे जाके क्या बनाएगा, मेंस्ट्रुएटिंग फेज। तो ये जो एंडोमेट्रियम जो हमारा बना था, अब ये शेड हो जाता है, एंड शेड होके एक तरीके से पूरा का पूरा एंडोमेट्रियम शेड होके यूट्राइन कैविटी में आ जाएगा। स्पाइरल आर्टरीज हैं, इसकी नेक्रोसिस होने लगती हैं, ये भी अपने ब्लड को पोर होने लगती हैं, और जो मेंस्ट्रुएटिंग फेज होता है 28th डे के बाद में, यानी कि 0 से लेके 5th डे, वो कंटिन्यू होता है। अगर आप देखेंगे बेसिकली तो ये ओवेरियन साइकिल और जो यूट्राइन साइकिल है, ये लगातार इनके जो फेजेस हैं आपस में एक तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं और हार्मोनियस वे में चलते रहते हैं। अब अगर हम हार्मोन्स को देखें तो यहाँ पे 4 हार्मोन्स हैं जो कि पूरे के पूरे ओवेरियन और यूट्राइन चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, FSH, LH, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पर आप देखें जो 14th डे, दिस इज द डे ऑफ ओव्यूलेशन, तो 14th डे के पहले ईस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, और 14th डे पर आकर इसका जो लेवल है ये धीरे धीरे डाउन होने लगता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल, क्योंकि ईस्ट्रोजन प्रोलिफरेटिव फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो प्रोजेस्टेरोन है ये जो बाद वाली जो फेज है सेक्रेटरी फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल 14th डे के बाद बढ़ेगा, और फिर ये लगातार बढ़ेगा, और फिर धीरे धीरे ये कम हो जाएगा अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो। अब अगर हम इसमें देखें तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, फॉलिकल का मैच्योरेशन करता है, तो ये भी प्रोलिफरेटिव फेज में धीरे धीरे ये थोड़ा सा बढ़ेगा, और फिर उसके बाद में इसका लेवल डाउन हो जाएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये एकदम से ओव्यूलेशन के ठीक पहले देयर इज अ सडन राइज इन द लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं LH सर्ज। और बिल्कुल जब LH सर्ज होगा इसके तुरंत बाद में देयर अकर ओव्यूलेशन, और फिर इसका लेवल ये धीरे धीरे 28th डे तक कम होने लगता है। एंड फाइनली वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब ओवेरियन साइकिल है और इसमें यूट्राइन साइकिल है। तो ओवेरियन साइकिल का जो फॉलिकुलर फेज है इट इज ड्यू टू फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं। हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन्स। ये गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं, और एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन्स हैं जो कि रिलीज होते हैं, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। लेकिन पहले कौन सा स्टिमुलेट होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कर रहा है, फॉलिकुलर फेज के अंदर ये रिलीज होता है, और ये FSH करता क्या है, मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो ये ग्राफियन फॉलिकल का मैच्योरेशन करता है। मैच्योर होने के बाद में ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है एंड देयर इज रिलीज ऑफ ओवम, और ओवम रिलीज होने के बाद में देयर इज रिलीज ऑफ ईस्ट्रोजन फ्रॉम द थीका इंटरनल लेयर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ये जो अंदर वाली लेयर है थीका इंटरनल लेयर, ये रिलीज करती है ईस्ट्रोजन को। तो अब क्या होगा, फॉलिकुलर फेज के बाद ईस्ट्रोजन का जो लेवल है ये धीरे धीरे इट विल कंटिन्यू टू राइज, ये बढ़ने लगता है। जब ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो ये इनहिबिट करता है FSH के सिक्रीशन को थ्रू नेगेटिव, माइनस लगाया है, माइनस का मतलब है नेगेटिव फीडबैक। तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के माध्यम से FSH के सिक्रीशन को ये इनहिबिट करता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है बाय पॉजिटिव फीडबैक। तो अब FSH का सिक्रीशन कम हो गया। अब एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो अब यहाँ पे देखें, ओव्यूलेशन फेज के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ना, जिसको हम देयर इज सडन राइज, जिसको हम LH सर्ज बोलते हैं। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने क्या किया, बढ़ता गया, इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने ओव्यूलेशन किया, ओव्यूलेशन हुआ तो ये ओवम रिलीज होकर पेरिटोनियल कैविटी में आ गया। अब जो तीसरी फेज है दैट इज लूटियल फेज विच इज ड्यू टू LH। अब ये जो है बचा हुआ जो ग्राफिन फॉलिकल है ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म अ येलो स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस लूटियम, और कॉर्पस लूटियम से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि प्रोजेस्टेरोन का भी लेवल बढ़ता जाएगा तो ये इनहिबिट करेगा LH सिक्रीशन को, और अब LH का सिक्रीशन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिकली मेंस्ट्रुअल ओवेरियन साइकिल। अब यूट्राइन साइकिल के अंदर अगर हम देखेंगे तो जो मेंस्ट्रुएटिंग फेज है इट इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन,
प्रोलिफरेटिव फेज ईस्ट्रोजन की वजह से होती है, क्योंकि प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली जो एंडोमेट्रियम है उसका प्रोलिफरेशन होता है और ईस्ट्रोजन उसको हेल्प करता है। सिक्रेटरी फेज प्रोजेस्टेरोन की वजह से होती है, जो कि कॉर्पस लूटियम के फॉर्मेशन की वजह से होती है, और मेंस्ट्रुएटिंग फेज में दोनों ही हार्मोन्स की कमी होने लगती है। FSH and LH are known as gonadotropins and are further regulated by the gonadotrophic releasing hormone released from the hypothalamus। तो आपको मालूम है जो FSH और LH है इनको हम ऑल टुगेदर गोनाडोट्रोफिन्स बोलते हैं। एंटी पिट्यूटरी के ये हार्मोन्स हैं, लेकिन इन हार्मोन्स को भी कंट्रोल करने वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज हाइपोथैलेमस, जो कि गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन्स को बनाता है, जो कि इनको एक तरीके से रेगुलेट करते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर बेसिकली हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है ये पढ़ा। इसके अंदर ओवेरियन और यूट्राइन साइकिल होती है, इसको हमने डिस्कस किया। ओवेरियन साइकिल को पढ़ने के लिए हमने थोड़ा सा ओवरी के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। इसके बाद में ओवेरियन साइकिल के तीनों फेजेस, फॉलिकुलर ओव्यूलेशन और लूटियल फेज के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद में यूट्राइन साइकिल के अंदर जो तीनों फेजेस हैं, मेंस्ट्रुअल, प्रोलिफरेटिव और सेक्रेटरी फेज, इसको डिस्कस किया। देन हमने एक डायग्राम डिस्कस किया जो कि एक तरीके से ओवेरियन एंडोमेट्रियल चेंजेस और हार्मोनल कंट्रोल इसको दर्शाता है। और फाइनली हमने वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि साइकिल के लिए इम्पॉर्टेंट है उसको हमने डायग्रामेटिकली पढ़ा। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।